हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। आज की इस सीरीज़ में भी पूर्व की भांति ही हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस। इससे पहले की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एमसीक्यू के अलावा गेम स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ भी हमने अपलोड की हुई हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है? जी हाँ, साई अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स स्कीम चलाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है। ऑप्शन क है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ख है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, ग है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च, और घ है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट चैम्पियनशिप। आप अपनी नोटबुक और पेन में अपने आंसर्स टिक करते जाइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए, सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा। जो साई की स्पोर्ट्स स्कीम है, इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन ख। जी हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है। जो स्कूली छात्र होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल की प्रतियोगिता कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन क है सुब्रतो कप, ऑप्शन ख है डूरंड कप, ऑप्शन ग है फेडरेशन कप, ऑप्शन घ है संतोष ट्रॉफी। तो आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ट्रॉफी या कप है जो राष्ट्रीय स्तर की स्कूली छात्रों के लिए है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने राइट आंसर गैस नहीं किया है तो चलिए मैं बताता हूँ राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन क सुब्रतो कप। जी हाँ, सुब्रतो कप जो है राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि स्कूली छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट बाथ की संस्तुति की जाती है। यहाँ पर बाथ प्रिंट हुआ है तो आप इसको सही कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट बाथ यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट बाथ की बात हो रही है। कॉन्ट्रास्ट बाथ की संस्तुति की जाती है। ऑप्शन क है घाव के उपचार के लिए, ख है डिसलोकेशन को कम करने के लिए, ग है सूजन कम करने के लिए, और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अब अपना राइट आंसर गैस करके नोट करते रहिए और लास्ट में हमें स्कोर ज़रूर बताइए। चलिए राइट आंसर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो कॉन्ट्रास्ट बाथ है उसकी संस्तुति की जाती है सूजन को कम करने के लिए, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट बाथ का प्रयोग सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यकृत का कार्य है। शरीर में जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसका क्या कार्य है? चार ऑप्शन आपके सामने। क शरीर का तापमान का रखरखाव, शरीर के तापमान का रखरखाव, ख है पित्त का स्राव, ग है मूत्र का बनना, घ है उपरोक्त सभी। तो यकृत यानी कि लीवर का क्या कार्य है आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है चलिए कोई बात नहीं। अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके समय ले सकते हैं। राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन ख पित्त का स्राव। जो यकृत लीवर होता है उसका मुख्य कार्य पित्त का स्राव करना होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइसेप फेमोरिस निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर है? फिर से एक बार सुनिए। बाइसेप फेमोरिस निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर है? ऑप्शन क है डार्सी फ्लेक्शन, ख है एल्बो फ्लेक्शन, ग है नी फ्लेक्शन, घ है शोल्डर फ्लेक्शन। तो आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है नी फ्लेक्शन। जो बाइसेप फेमोरिस होती है वो पाँव में होती है और नी फ्लेक्शन में यह प्राइम मूवर का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लचीलेपन
के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? जो लचीलापन विकसित करने की जो सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन क है स्लो स्ट्रेचिंग पद्धति, ख है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग पद्धति, ग है बैलिस्टिक पद्धति, घ है रिलैक्सेशन पद्धति। आप अपना आंसर गैस कीजिए और अपना आंसर नोट कीजिए। लचीलेपन की जो सर्वोत्तम पद्धति है, लचीलेपन के विकास की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो क्या है? स्लो स्ट्रेचिंग पद्धति, स्लो स्ट्रेचिंग और होल्डिंग पद्धति, बैलिस्टिक पद्धति या फिर रिलैक्सेशन पद्धति। चलिए राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ख, स्लो स्ट्रेचिंग और होल्डिंग पद्धति। ये लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। बाइसेप की उत्पत्ति निम्न में से होती है। तो बाइसेप की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बाइसेप जो कि हमारी अपर आर्म की एक मसल होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कहाँ से बाइसेप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन क है स्कैपुला के ऊपरी हिस्से से, ख है ह्यूमरस के ऊपरी व पिछले भाग से, ग है टीबिया के निचले हिस्से से और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, तो बाइसेप की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। बाइसेप की उत्पत्ति इस स्कैपुला के ऊपरी हिस्से से होती है। ऑप्शन को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन पेशियों की आधारभूत इकाई है? जी हाँ, आपको बताना है कि पेशियों की आधारभूत इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन क है कोशिकाएं, ऑप्शन ख है केंद्रक, ऑप्शन ग है मायोफाइब्रिल्स, ऑप्शन घ है क व ख दोनों, क और ख दोनों। तो राइट आंसर आप गैस कीजिए और नोट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही राइट आंसर आपने बताया है कि पेशियों की जो आधारभूत इकाई है वो ग मायोफाइब्रिल्स होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। बर्न को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो बर्न होता है यानी कि जल जाने पर उसको ठीक करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन क है वसा, ऑप्शन ख है प्रोटीन, ऑप्शन ग है खनिज लवण, ऑप्शन घ है कार्बोहाइड्रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। तो बर्न को ठीक करने के लिए जो सबसे आवश्यक इनमें से तत्व है वो है प्रोटीन। जी हाँ, ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 110 मीटर 110 मीटर की बाधा दौड़ की ऊंचाई क्या होती है? बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? ठीक है, जो 100 मीटर 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है वो पुरुषों के लिए आयोजित की जाती है और इस बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन क है 1.052 मीटर, ऑप्शन ख है 1.607 मीटर, ऑप्शन ग है 1.760 मीटर, ऑप्शन घ है 1.067 मीटर। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ 1.067 मीटर। जी हाँ, 110 मीटर बाधा दौड़ जो कि पुरुषों के लिए आयोजित की जाती है उसमें प्रत्येक बाधा की ऊंचाई 1.067 मीटर होती है और इस बाधा दौड़ में कुल 10 बाधाएं होती हैं। महिलाओं के लिए जो बाधा दौड़ आयोजित की जाती है उसकी दूरी 100 मीटर की होती है, उसमें भी 10 बाधाएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को देना चाहिए। प्राथमिक पाठशाला के जो बच्चे होते हैं उन्हें देना चाहिए। यहाँ पर व्यायाम की बात हो रही है, किस तरह का व्यायाम उन्हें देना चाहिए? ऑप्शन क है प्राकृतिक व्यायाम, ऑप्शन ख है प्राकृतिक बनाया गया व्यायाम, ऑप्शन ग है फाइनर मसल व्यायाम और ऑप्शन घ है बिग मसल व्यायाम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को जो व्यायाम देना चाहिए वो होता है ऑप्शन नंबर ख, प्राकृतिक बनाया गया व्यायाम। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। छोटी आंत में वसा का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन क विल्ली में, ऑप्शन ख लेकेटिमल में, ऑप्शन ग सीकम में या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपको बताना है जब वसा हमारी छोटी आंत तक पहुंचती है तो छोटी आंत के किस भाग में उसका अवशोषण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने आपको बताए, विल्ली में, लेकेटिमल में, सीकम में या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा।
चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, छोटी आंत में वसा का अवशोषण जो है लेक्टिमल में होता है। लेक्टिमल, ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो इनका अवशोषण जो है विल्ली में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? आपको निम्नलिखित चार यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ऑप्शन क है ग्लूकोज, ऑप्शन ख है एटीपी, ऑप्शन घ है ग्लाइकोजन, ऑप्शन घ है अमीनो एसिड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे पहले या तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन क, ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज बिल्कुल राइट आंसर है। जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले एनर्जी देने का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पहली भारतीय महिला जिसने एशियन खेल के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियन खेल में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पीटी उषा, ऑप्शन ख साइनी इब्राहिम, ऑप्शन ग कमलजीत सिंधु, ऑप्शन घ हिमा दास। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। ये केवल ना केवल एथलेटिक्स में बल्कि भारत की पहली महिला भी हैं जिन्होंने एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। ऑप्शन गो कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु ऐसी महिला हैं जिन्होंने एशियन खेल में पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कबड्डी खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं? कबड्डी के खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं? तो ऑप्शन क है 7, ऑप्शन ख है 8, ऑप्शन ग है 2, ऑप्शन घ है 4। आपको बताना है कि कबड्डी में कुल कितने ऑफिशियल्स होते हैं। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो कबड्डी में कुल 7 ऑफिशियल्स होते हैं। जी हाँ, 7 राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कबड्डी में जो है 7 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, एक बार में, और 7 ही ऑफिशियल्स भी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में जैव रसायनों के असंतुलन से किस चोट के लगने की संभावना बनी रहती है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। शरीर में जैव रसायनों के असंतुलन से किस चोट के लगने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, शरीर में जब जैव रसायनों का असंतुलन हो जाता है तो किस प्रकार के चोट के लगने की संभावना बनी रहती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन क है गुम्बद, ऑप्शन ख है फ्रैक्चर, ऑप्शन ग है ऐठन, ऑप्शन घ है मोज। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जब शरीर में जैव रासायनिक असंतुलन हो जाता है तो किस प्रकार की चोट लगने की संभावना बनी रहती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ग ऐठन सही आंसर है। ठीक है, ऐठन हो जाती है जब जैव रसायनों का असंतुलन शरीर में होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो भविष्य में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आपकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से एंकर रनर किसे कहा जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, एंकर जनक यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो इसको आप एंकर रनर पढ़िएगा। निम्न में से एंकर रनर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क है 100 मीटर के धावक को, ख है फुटबॉल में जो गेंद लेकर भागता है, ग है रिले रेस टीम के आखिरी धावक को, और ऑप्शन घ है मैराथन दौड़ में पहले कप पर आने वाले धावक को। मैराथन दौड़ में पहले स्थान पर आने वाले धावक को तो किसे एंकर रनर कहा जाता है? चार ऑप्शन है, 100 मीटर के धावक को, फुटबॉल में जो गेंद लेकर भागता है उसको, या फिर रिले रेस के टीम के आखिरी धावक को, या फिर मैराथन दौड़ में जो सबसे पहले आने वाले धावक को। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, एंकर रनर रिले रेस टीम के आखिरी धावक को कहा जाता है। ठीक है, रिले रेस में 4 धावक होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आखिरी धावक होता है उसे क्या कहा जाता है? एंकर रनर कहा जाता है। चलिए, मिस प्रिंटिंग के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल। रोवर्स कप आपको बताना है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर फुटबॉल। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। हाथ की उंगलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 फिर से समझिए। हाथ की उंगलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाएगा? ऑप्शन क इन्वर्सन, ऑप्शन ख एडेक्शन, ऑप्शन ग अबडेक्शन, ऑप्शन घ फ्लेक्शन। जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। अपना आंसर अपनी नोटबुक पर लिखिए। जी हाँ, आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। राइट आंसर है इन्वर्जन, ऑप्शन क। हाथ की उंगलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भार प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? भार प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन क है शक्ति, ऑप्शन ख है सहनशीलता, ऑप्शन ग है लचकता, ऑप्शन घ है मांसपेशीय बल। भार प्रशिक्षण लोड ट्रेनिंग से क्या विकसित किया जाता है? शक्ति, सहनशीलता, लचकता या फिर मांसपेशीय बल। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन क शक्ति। जी हाँ, भार प्रशिक्षण यानी कि लोड ट्रेनिंग से शक्ति स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार ये पढ़ा होगा लेकिन शायद इस तरीके से आपने इसे समझा नहीं होगा। विस्फोटक शक्ति, जी हाँ, एक्सप्लोजिव पावर भी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें जो विस्फोटक वर्ड है उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन क है ताकत, ऑप्शन ख है सहनशीलता, ऑप्शन ग है चाल, ऑप्शन घ है लचकता। जी हाँ, राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। जो विस्फोटक शक्ति है, विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक वर्ड का अर्थ है चाल। ऑप्शन गो बिल्कुल सही आंसर है। विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक शब्द का अर्थ है चाल या गति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? जब हम किसी प्रशिक्षु को, किसी खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण का जो भार है वो किस रूप में दिया जाना चाहिए? क एक समान, ख कम से ज़्यादा की ओर, ग साधारण से जटिल की ओर या घ ज़्यादा से कम की ओर। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इजी आंसर, इजी क्वेश्चन आपके लिए शायद ये रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन ख कम से ज़्यादा की ओर बिल्कुल सही आंसर है। खेल प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षु को जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का भार है वो कम से ज़्यादा की ओर दिया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जिस चिकित्सा विधि में बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। जिस चिकित्सा विधि में बर्फ का प्रयोग किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर वैक्सोथेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, जो बर्फ चिकित्सा से संबंधित थेरेपी है उसे क्रायोथेरेपी कहा जाता है। ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है तो कितनी होती है ये आपको बतानी है। छोटी आंत की लंबाई ऑप्शन क है 15 फुट, ऑप्शन ख है 18 फुट, ऑप्शन ग है 22 फुट, ऑप्शन घ है 25 फुट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछी गई है 15 फुट, 18 फुट, 22 फुट या फिर 25 फुट। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऑप्शन गो 22 फुट लगभग छोटी आंत की लंबाई होती है। अगर मीटर में बात करें तो ये लगभग 7.5 मीटर होती है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर से समझिए। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन क है 21, ऑप्शन ख है 26, ऑप्शन ग है 31 और ऑप्शन घ है 44। जी हाँ, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं ये आपको बताना है। 21, 26, 31 या फिर 44। राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन गो 31। जो मनुष्य हैं उसमें मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं।
आई होप आपको आज की ये क्वेश्चन आंसर सीरीज एमसीक्यू सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।